हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए, नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है ना, आइसोमेरिज्म पढ़ाया, जीओसी पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने ग्रिग्नार्ड पढ़ाया आपको, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया। इतना जब आप पढ़ लें तब आप हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करें, ठीक है। क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करता है तो हो सकता है कि उसको कुछ कुछ जगहों पर चीजें समझने में दिक्कत आए, क्योंकि ये चीज मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स में यूज करूंगा जो मैंने पीछे है ना खास तौर से जीओसी में, ग्रिग्नार्ड में और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज किया है। तो अगर आप ठीक है, आप आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर एक बार छोड़ भी दें, पर जीओसी और ग्रिग्नार्ड, रिएजेंट वाला चैप्टर और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये तीन चैप्टर प्री रिक्विजिट है, तो आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आएगा। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन शुरू कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, और ये इसका हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है। हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। और हाइड्रोकार्बन में मेनली हमें तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है। एल्केन्स के बारे में पढ़ना है, एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है, एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है, और एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीन चीजों के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। आपको पता है कि एल्केन्स जो है वो है ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो एल्केन्स को अच्छे से समझने के लिए हमें एक फ्री रेडिकल्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, फ्री रेडिकल्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से एल्कीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने की वजह से इसमें कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक, जिससे इसमें कार्बोकैटायन बनता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें कार्बोकैटायन की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब दिक्कत यह है कि कार्बोकैटायन हम लोगों ने जीओसी में ही पढ़ा है, पर जीओसी में जो कार्बोकैटायन पढ़ा वो कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन के या फ्री रेडिकल, जिसके बारे में भी हम लोगों ने जीओसी में पढ़ाई की थी, तो हमने फ्री रेडिकल क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी होती है, इस पे बात की थी जीओसी में। यहाँ पर फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन अगर हम पढ़ेंगे तो हम उनका बिहेवियर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स कैसे किसी रिएक्शन में बिहेव करते हैं, किस सिचुएशन में फ्री रेडिकल का क्या रिएक्शन होगा, कार्बोकैटायन का क्या रिएक्शन होगा। जब आप इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए चीजें जो है बड़ी ही ना सरल हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से है ना एल्काइंस की जहां तक बात है, एल्काइंस की जहां तक बात है, तो एल्काइंस जो है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और साथ साथ जो है एसिड बेस रिएक्शन, अगर टर्मिनल एल्काइन है तो टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, और इस वजह से वो एसिड बेस रिएक्शन भी देते हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी देते हैं, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन भी होता है। तो एक चीज तो मुझे बहुत ही साफ साफ यहां पे समझ में आ रही है कि इससे पहले कि हम एल्केन्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, या एल्कीन्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, या एल्काइंस के बारे में पढ़ना शुरू करें, उससे पहले जरूरी है कि हम इनके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यानी है ना फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायंस के बारे में पहले पढ़ें, ठीक है। तो शुरुआत के मैं मान के चल रहा हूं कि 2 से 3 लेक्चर मुझे कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में मैं लूंगा, लेकिन उसका बहुत फायदा मिलेगा। जैसे ही आप कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स के बिहेवियर को समझ लेंगे, आपके लिए आगे है ना एल्केन्स, एल्कीन्स या एल्काइंस को समझना उतना मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो पहले कार्बोकैटायन से शुरुआत करते हैं। कार्बोकैटायंस जो होते हैं, ठीक है ना, कार्बोकैटायंस की शुरुआत करते हैं। तो कार्बोकैटायंस में 2 बातों के बारे में आपको बताऊंगा। पहला, कार्बोकैटायन बनते कैसे हैं, हाउ डू यू जनरेट अ कार्बोकैटायन, और व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कार्बोकैटायन, कौन कौन से कार्बोकैटायंस जो हैं वो रिएक्शंस देते हैं, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की जहां तक बात है, तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होते हैं, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में साथ साथ आप नोट्स बनाते समय इसको मेरे साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने वीडियो की जो स्पीड है, टीचिंग की स्पीड है, वो ऐसी रखी है कि आप जो है
साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जनरेट कैसे होते हैं? तो कार्बोकेटाइन दो तरीके से जनरेट होते हैं, एक पाई बॉन्ड को तोड़ के जनरेट होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको दो पार्ट से बांट रहा हूं, कार्बोकेटाइन का पहला जनरेशन जो होता है इज बाय हेट्रोलिटिक फिशन, इज बाय हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का हेट्रोलिटिक फिशन होने से कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं। और दूसरा तरीका कार्बोकेटाइन को जनरेट करने का है कि आप एक पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करिए, यानी हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ पाई बॉन्ड, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाता है हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ पाई बॉन्ड। हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ पाई बॉन्ड से भी बनते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे कार्बोकेटाइन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरेशन होता है। तो रिएक्शन के दरमियान ये आपको मिलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, देखो देखिए समझिए। अब होता यह है कि मान लीजिए आपके पास ना आर कुछ एलजी लिविंग ग्रुप इस तरह का कोई कंपाउंड है, या आर एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें लिविंग ग्रुप होता है, उसके टुवर्ड्स ये बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोकेटाइन का जनरेशन आर प्लस प्लस एलजी है ना माइनस, इस तरह से कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, सिग्मा बॉन्ड है ये, इस सिग्मा बॉन्ड का हम लोगों ने क्लीवेज कर दिया और कार्बोकेटाइन बना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और तरीका है कार्बोकेटाइन बनने का, क्या कि कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, जैसे है ना, जरूरी नहीं कि सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ही टूटे। मान लीजिए जैसे अल्कोहल के केस में, अल्कोहल को जब भी आप है ना एसिडिक मीडियम से ट्रीट करेंगे, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, ये चीज बनेगी ROH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा। अब ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो और ऊपर से उसके ऊपर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आप इलेक्ट्रॉन देने के बजाय उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज देने के बजाय उसको पॉजिटिव चीज दे रहे हैं, तो काफी अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह का बॉन्ड जो है अक्सर क्लीवेज कर जाता है और ये बॉन्ड ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। जो यहाँ Lg था वो अब ये Lg हो जाएगा और ये चीज जो है इसमें चेंज कर जाएगी, किसमें, R प्लस और H2O में चेंज कर जाएगी। ठीक है, R प्लस और H2O में चेंज कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेट्रोलिटिक फिशन जो हो रहा है सिग्मा बॉन्ड से, उससे दोनों केसेस में यहाँ पे है ना कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बोकेटाइंस जो है जनरेट हो जा रहा है। हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ पाई बॉन्ड से भी कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है। कैसे, मान लीजिए कोई एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, और अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्यों अटैक करेगा, ये मैं आगे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इसी चैप्टर में बताऊंगा कि एल्कीन्स में एक इलेक्ट्रोफाइल कहाँ किस पोजीशन पे अटैक करता है ना, इस पोजीशन पे भी कर सकता है, इस पोजीशन पे कर सकता है। जो लोग समझ सकते हैं उनको बता दूं कि इस पोजीशन पे करने से ये जो बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये यहाँ अटैक करता और ये बॉन्ड ऐसे टूटता तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता। तो हमेशा रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जहां पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड होगा। तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये चीज जो है RCH यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा CH2E। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो यहाँ पे एक और कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाएगा। अब कार्बोकेटाइन मुझे 2 ही चीज बतानी है। पहली चीज की कार्बोकेटाइन जनरेट कैसे होते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पे है ना जनरेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन बता दिया। ठीक है ना, जनरेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन बता दिया। दूसरी चीज क्या, कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि कार्बोकेटाइन कैसे रिएक्शन देते हैं, तो है ना ये कौन कौन से है ना रिएक्शंस देते हैं, इनको इनके बारे में पता रहेगा, यही इनका बिहेवियर है। कार्बोकेटाइन का बिहेवियर का मतलब मेरा जो था अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से तभी समझ सकते हैं जब आप है ना फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइंस के बिहेवियर को अच्छे से समझ सके। तो बिहेवियर मतलब ये रिएक्शन कौन कौन से देते हैं, किस कंडीशन में ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज को मैं बिहेवियर कह रहा हूं। तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शंस गिवन बाय कार्बोकेटाइन। ठीक है, रिएक्शंस गिवन बाय कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं ये समझा जाए। रिएक्शंस गिवन बाय कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन मेनली 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं, और तीनों तरह के रिएक्शंस को मैं इस लेक्चर में डील करूंगा और उन पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला रिएक्शन जो कार्बोकेटाइन देता है वो है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसको कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कार्बोकेटायन देते हैं, कार्बोकेटायन देते हैं। और लास्टली जो है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। और लास्टली जो है कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी देते हैं, रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शंस भी देते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो जाए, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो जाएगा। तो मैंने यहां पे बता दिया कि कार्बोकेटायन ये 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। तो अब मेरा काम क्या है, मैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन उठाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। अगर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो हो सकता है हम यहीं पे एंड कर दें और इसको हम सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकते हैं। एक R प्लस और मान लीजिए है ना, ये कार्बोकेटायन है और कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है Nu माइनस, ठीक है। तो यहां पर RNu नहीं जुड़ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है, R प्लस प्लस Nu माइनस दोनों आपस में है ना जुड़ जाएंगे। कभी कभी तो यहां पे क्या है, दोनों कंबाइन कर देंगे, पॉजिटिव स्पीशी एक नेगेटिव स्पीशी दोनों आपस में कंबाइन करके। एक तो ये होता है पहला। दूसरी बात जो होता है वो है R प्लस प्लस। अब कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली ना चार्ज होके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना, जिसके पास आप जानते हैं जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है, यहाँ पे तो ये रहा कि ये न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया और दोनों जुड़ गए। कभी ये न्यूट्रल रहेगा तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, RNuH प्लस, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अब न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर लोन पेयर है अक्सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसको ना थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये चीज आपकी है ना ऐसे चेंज हो जाएगी, RNu तो और प्लस H प्लस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको है ना बताया कि कैसे कॉम्बिनेशन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव है तो जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव और न्यूट्रल है तो जुड़ के है ना जुड़ जाएंगे, फिर ये H अलग हो जाएगा। तो यहां पे भी कॉम्बिनेशन हुआ, R और Nu जुड़ गया, यहां पे भी R और Nu जुड़ गया। ये 2 ही तरीके हैं, एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कार्बोकेटायन तो कैसे जुड़ेगा, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसे कहते हैं। अब आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये Cl यहाँ अटैक करेगा तो ये चीज जो है यहाँ Cl लग जाएगी, या Br माइनस यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे है ना Br लग जाएगा, या I माइनस यहाँ अटैक करेगा तो ये Ia लग जाएगा, OH माइनस यहाँ अटैक करेगा। बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कहीं ना कहीं आपको आगे भविष्य में मिलेंगे। तो ये मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कैसे है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कार्बोकेटायन देते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। SH यहाँ अटैक करेगा, ये चीज ऐसे बन जाएगी। वाटर अगर अटैक करेगा यहाँ पे तो ये चीज OH और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये वैसा ही है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। मैंने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के केस में यहाँ पे है ना बताया है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करते हैं कोई चीज बनती है, फिर वो एक बॉन्ड और टूट के फाइनल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा, ये फिर H जो है वो लूज कर जाएगा ये, और ये चीज जो है ऐसे चेंज कर जाएगी, OH में चेंज कर जाएगी, प्लस ऑफ कोर्स H प्लस, जिसको लिखना जरूरी है नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया, अगली बार लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये C यहाँ जुड़ जाएगा तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, ऐसे, फिर ये C, ठीक है, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और फिर ये CH3 है ना, ये CH3
ऐसे हो जाए, ठीक है, ये CH3 हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। ऐसे यहाँ पे अगर R माइनस जुड़ता है इससे, ये देखिए ये ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 3, ठीक है, इधर 3 वहां पे ना कार्बन है, ठीक है, तो टोटल 6 कार्बन है। R जुड़ जाएगा तो ये चीज जो है R में ऐसे बदल जाएगी, R में, ठीक है। यहाँ पर अगर H माइनस जुड़ेगा, H माइनस जुड़ेगा तो ये चीज इसमें बदल जाएगी। H2S में लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, पर न्यूट्रल है इसलिए यहाँ पे H प्लस होगा और फिर H प्लस भी यहाँ से मूव कर जाएगा ऐसे, और ये चीज जो है ऐसे आ जाएगी, SH में आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ROH है, ROH, तो यहाँ पे ये ROH अटैक करेगा, ORH प्लस, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी OR, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज न्यूट्रल थी तो न्यूट्रल चीज अटैक होती है तो ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव आया तो H आपका लूज कर जाएगा, यहाँ आपका ईथर बन गया। ऐसे ही फिनॉल को भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि फिनॉल भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ अटैक करेगा और चीजें ऐसे हो जाएंगी, OH ऐसे PH ऐसे आ जाएगा यहाँ पे प्लस, और फिर H जो है वीकर बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, और ये चीज जो है आपकी, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो उसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, है ना, फिनॉल का ये है ना फिनाइल ग्रुप, फिर O और O के बाद 2 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये भी एक तरह का ईथर ही हो गया। 12 क्वेश्चंस मैंने कॉम्बिनेशन पे आपको कराए हैं, 2 क्वेश्चंस और है मेरे पास यहाँ पे, आइए इनको भी देखते हैं। यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे भी ऐसी ही बात है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगा, ऐसे हो जाएगा NH प्लस, ठीक है, और फिर एक H यहाँ पे लूज करेगा ये, तो चीज हो जाएगी NH2 ये आ जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री अमीन आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, H है, यहाँ लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर ये चीज जो है ना, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा NH, और ये चीज तो वैसे रहेगी ऐसे, ठीक है, यहाँ पे प्लस है। अब क्या करिए, इसको, इस बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए, ठीक है, इस बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए, H मूव कर जाएगा तो यहाँ पे आपको ये 1 डिग्री अमीन था, जबकि यहाँ पे आपको ये 3 डिग्री अमीन मिल जाएगा, ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये H जो है मूव कर जाएगा। तो यहाँ मैंने कार्बोकेटाइन का मैं है ना फंक्शनिंग बता रहा हूँ। कार्बोकेटाइन की फंक्शनिंग में 3 तरह के फंक्शंस कार्बोकेटाइन या रिएक्शंस देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और है ना रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें से मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर कर दिया, बता दिया आपको। तो इस तरह से चीजें कंबाइन करते हैं कार्बोकेटाइन के साथ। अब दूसरा रिएक्शन जो है ना, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आइए एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन की जहां तक बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा कार्बोकेटाइन देंगे, लेकिन ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में कैसे पहचानते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को पहचानते हैं कि अक्सर इसमें हीट यूज होगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और में हीट वगैरह होंगे। और एलिमिनेशन में क्या एलिमिनेट होता है मैं बताऊंगा। आमतौर पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एक अंतर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्शन का रेट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन का रेट रिएक्शन इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो खैर अभी यहां पे एक ही चीज याद रखिए कि इसमें है ना वो रिएक्शन होगा जहां प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। दैट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, दैट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड which is more stable, formed which is more stable। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, कि ये एक एग्जांपल लिया मैंने,
ठीक है, एक कार्बोकेटायन है यहाँ पे, ठीक है, एक कार्बोकेटायन है और मैं इसका एलिमिनेशन कर रहा हूँ, एलिमिनेशन में अक्सर जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज हो जाते हैं, जैसे है ना R माइनस हीट, RO माइनस हीट, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हीट, या है ना ETO माइनस हीट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल है ना, ये ऐसा ऐसा होता है, ये है ना CCCCO CH3 O माइनस, और ET मीन्स इथाइल होता है, इथाइल मीन्स CH3CH2, तो अक्सर ये लोग यूज हो जाते हैं और मैं इसको मिटा रहा हूं, तो अक्सर ये और साथ में हीट रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस और हीट जहां देखिए और कार्बोकेटायन यहां बना हो तो वहां पे एलिमिनेशन होने की संभावना होगी। अब एलिमिनेशन का क्या चक्कर है कि जहां कार्बोकेटायन रहता है उस कार्बन को आप अल्फा कहिए और उसके बगल वाले कार्बन जो है वो बीटा कहलाते हैं, तो यहां दो बीटा है और बीटा से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है, तो मैं यहां पे दो तरह के हाइड्रोजन है, मैं एक को HA कह दे रहा हूं, एक को HB कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, एलिमिनेशन में अब दो बातें हो जाएंगी, यहां पे मैं दो बातें हो जाएंगी। पहली चीज कि हाइड्रोजन वहां यहां दो हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, यहां दो हाइड्रोजन है, यहां पे तीन हाइड्रोजन, तो यहां पे मेरे पास दो बीटा है, बीटा 1 है और बीटा 2 है, बीटा 1 पे दो हाइड्रोजन है, बीटा 2 पे तीन हाइड्रोजन है, और दोनों जगह के बीटा एलिमिनेट हो सकता है, बेस यही करेगा ही, बेस R माइनस जो है H प्लस निकाल लेगा या R माइनस H प्लस निकाल लेगा। तो यहां पे दो केस बनेंगे, एक बार HA से इलेक्ट्रॉन चला जाए और एक बार HA वाला हाइड्रोजन चला जाए, एक बार HB वाला चला जाए। ये हाइड्रोजन के मामले में रिच है और ये हाइड्रोजन के मामले में पुअर है। तो जहां पे पुअर से हाइड्रोजन निकालते हैं, यानी पुअर बिकम्स पुअरर, है ना, आप जो गरीब है हाइड्रोजन के मामले में, उसी से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, उसी से हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं, है ना, सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेटजेफ बनेगा कि है ना दूसरा हॉफमैन बनेगा, मेरे को ये नहीं मालूम कि इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, पर मुझे एक बात मालूम है कि यहां जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो वही प्रोडक्ट बनेगा जो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो याद रखिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट वही बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसके बारे में रीजंस आप हायर क्लासेस में हैं, इस लेवल पे इसके रीजंस में जाने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वो आता नहीं है। इतना याद रखिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में है ना जो है जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा वही बनेगा। तो अगर मैं सेटजेफ प्रोडक्ट की बात करूं, यानी पुअर बिकम्स पुअरर, यानी फर्स्ट केस, अगर मैं इसको केस 1 कह रहा हूं तो मैं यहां पे ले रहा हूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए 1 फर्स्ट केस और ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल जाए, तो यहां आने से यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहां पे देखिए ना, आप दो इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, एक तो इसका इस कार्बन का पहले से ही था और ये इधर आने से इसको भी शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये पॉजिटिव पे अगर आप नेगेटिव आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से तो न्यूट्रल हो जाए, तो यहां पे आपको एल्कीन मिल जाएगी, ये एल्कीन मिलेगी, ये आपका सेटजेफ प्रोडक्ट बना एलिमिनेशन करके। अगर आप यही बेसिस अगर जहां हाइड्रोजन के मामले में जो बीटा है वहां से अगर हाइड्रोजन जाता है तो हम कहते हैं रिच बिकम्स पुअरर, रिच बिकम्स पुअरर। और जहां पे जो हाइड्रोजन के मामले में रिच लोग होते हैं, अगर वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर हाइड्रोजन के मामले में रिच लोग हैं, ठीक है, वहां से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। और हॉफमैन प्रोडक्ट, तो हॉफमैन प्रोडक्ट यानी मैं केस सेकंड कह रहा हूं यहां पे, तो जो केस सेकंड है वो ये होगा कि अगर यहां के दो इलेक्ट्रॉन इधर चले आए तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तब जब ये देखिए दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये आएगा तो यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, या फिर ये आएगा तो यहां डबल बॉन्ड, यहां जब डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है, यहां जो डबल बॉन्ड लगेगा ये चीज बनेगी।
अब मैं ये नहीं जानता कि सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होगा कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, आई डोंट नो, पर मैं ये चेक करूंगा कि कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो अब मुझे इन दोनों एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखनी है। इस एल्कीन की स्टेबिलिटी है ना हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, जिसको मैंने जीओसी में पढ़ाया है। और हाइपर कॉन्जुगेशन तब ज्यादा होता है जब ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यानी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। यहां पर आप देखेंगे तो यहां और यहां बस अल्फा किसे कहते हैं, एल्कीन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, 3 यहां पे 3 यहां पे, जबकि यहां पे इस साइड तो कुछ नहीं है, इस साइड 2 है, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो चूंकि ये प्रोडक्ट स्टेबल है इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब एक बात और ध्यान देने वाली है क्या, कि आमतौर पर जब हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है ना, और चीजें वहां से जाती हैं, तो हाइड्रोजन कम क्यों है, क्योंकि कार्बन जुड़ा हुआ है। यहां देखिए, यहां पे 3 हाइड्रोजन थे, तो यानी इस पॉजिटिव के बगल में 3 हाइड्रोजन अगर जुड़े हैं तो इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, तो यहां ज्यादा हाइड्रोजन है। और यहां कम हाइड्रोजन होंगे तो वहां पे कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन जुड़ा होगा तो उस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हमने इसी का अल्फा हाइड्रोजन यहां पे गिना है 3, ठीक है, 3 गिना है। तो ध्यान दीजिए, अगर जहां कम हाइड्रोजन है वहां अक्सर कार्बन जुड़ा होगा, उस कार्बन का अब यहां अगर डबल बॉन्ड लग गया तो ये हाइड्रोजन अल्फा हो जाएगा। तो अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो जरूर उसके पास कुछ अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां पे क्या है, यहां ज्यादा हाइड्रोजन थे तो इससे जुड़ा कोई कार्बन नहीं था, कार्बन नहीं था तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो अल्फा हाइड्रोजन फाइनल प्रोडक्ट पे भी कम होगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं, अगर मेरी बात आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है। आप एक रूल बना दीजिए, आमतौर पर जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन कभी कभी क्योंकि आमतौर पर सेटजेफ मेजर इसलिए प्रोडक्ट होता है क्योंकि आमतौर पर सेटजेफ जो है वो हॉफमैन से ज्यादा स्टेबल भी होता है। तो जनरली सेटजेफ इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज जनरली सेटजेफ इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन प्रोडक्ट। बट एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा एक्सेप्शनल हो जाता है, मैं क्वेश्चन के मार्फत सिखाऊंगा, जब कभी कभी हॉफमैन स्टेबल हो जाता है ज्यादा सेटजेफ से, तो उस केस में हॉफमैन मेजर हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहां पे अभी बहुत साफ साफ बात करी कि हम बस एक रूल जानते हैं हम लोग की, है ना, वो चीज स्टेबल होगी, है ना, जो ज्यादा स्टेबल होगी वही आपका, है ना, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा आपको, अगर मेरी बात यहां समझ में आई कि जहां कम हाइड्रोजन होता है, जिस बीटा पे कम हाइड्रोजन होता है, यानी कम हाइड्रोजन मतलब उससे एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो उसका अल्फा हाइड्रोजन लास्ट में काउंट हो जाता है, तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, अगर आप वहां से बॉन्डिंग करते हैं, तो हाइड्रोजन ज्यादा का मतलब कार्बन कम है, और कार्बन कम है तो उस कार्बन अगर नहीं होगा तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो याद रखिए, जहां कम हाइड्रोजन होते हैं वहां से अगर हाइड्रोजन जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। जबकि अगर हाइड्रोजन वहां से जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है तो फाइनल प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन घट जाते हैं। ये बात आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद रखिए कि जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, यानी जहां वहां से हाइड्रोजन भेजिए जहां, है ना, जो बीटा कार्बन जो है हाइड्रोजन के मामले में पुअर हो, क्योंकि जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात मैं लिख देना चाहता हूं यहाँ पे, मैंने 2 बार इसको एक्सप्लेन किया है। मैंने यहाँ पे क्या इन्फ्रेंस निकाला, क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि पहली बात, जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट is a major product, ठीक है, major product in elimination reaction, product in elimination reaction, generally सेटजेफ product is a major product in elimination reaction, ठीक है, elimination reaction, major product in elimination reaction because generally सेटजेफ product is more stable, product is more stable than Hofmann product,
तो जनरली ना हॉफमैन प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल था। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हॉफमैन ज्यादा स्टेबल हो जाता है सेटजेफ से, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हॉफमैन ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को स्टेबिलिटी से मतलब है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या, इफ हॉफमैन प्रोडक्ट is more stable than Setzef. If Hoffman product is more stable than Setzef product, then Hoffman product will be major product, will be major प्रोडक्ट। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट जो है मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको साफ साफ बताया। मैं हल्का सा समराइज कर दूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में है ना, आमतौर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो प्रोडक्ट बनता है जो स्टेबल हो। प्रोडक्ट बनाने के दो तरीके हैं, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन जा सकता है, जहां कम है वहां से जा सकता है। जहां ज्यादा है अगर वहां से जाता है तो उसे हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, और जहां कम है वहां से जाता है तो उसे सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। आमतौर पर सेटजेफ हॉफमैन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर कभी हॉफमैन ज्यादा स्टेबल हो जाए सेटजेफ से, तो हॉफमैन आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब एलिमिनेशन रिएक्शन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब एलिमिनेशन पे क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास 15-16 क्वेश्चन है, तो एक एक करके देखते हैं, हर क्वेश्चन में आप सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ही केसी है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यही हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा है ना, वो ये बन जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 प्रोडक्ट बनना ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ 1 है। तो मैंने कहा हमेशा हाइड्रोजन वहां से जाएगा जो हाइड्रोजन के मामले में ज्यादा पुअर होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपका प्रोडक्ट जो है बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एलिमिनेशन जो है प्रोडक्ट्स में हमेशा ध्यान रखिए कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा। अब उस बीटा से जाएगा, ये एक बीटा है, ये दूसरा बीटा है, इन दोनों में से उस बीटा से जाएगा जिस बीटा से के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 था, यहाँ 3 था। 1 इसलिए था क्योंकि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 1 ही है, तो ये वाला जो आएगा। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन वाले रिच हैं, ये पुअर है हाइड्रोजन में, ये चीज चली जाएगी, और आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा सेटजेफ प्रोडक्ट, वो होगा ऐसे डबल बॉन्ड, ऐसे ये आपका सेटजेफ प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब मैं बार बार ऐसे लिखूंगा नहीं हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 कम होता है, यहां से जाएगा। तो सेम जैसा प्रोडक्ट ऊपर है वही प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही जगह है, एक ही बीटा है। यहाँ तो यहाँ के केस में क्या था, ये बीटा 1 था, ये बीटा 2 था, ये बीटा 3 था, 3 बीटा थे, तो वहां आपको देखना था कि किस बीटा से हाइड्रोजन जाना चाहिए। ठीक है, किस बीटा से हाइड्रोजन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक ही बीटा है, अल्फा बीटा, तो यहां से अगर ये चला जाता है तो ऐसे हो जाए, ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन अगर चला जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ही बीटा था इसलिए यहीं से जा सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ इस तरफ 1 हाइड्रोजन है और इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, तो यहीं से जाएगा ये, जो पुअर बिकम्स पुअरर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका होगा ये, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 ही है, अगल बगल ही देखते हैं, तो ये वाला चला जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनेगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए यहाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 2 केसेस बन सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा तो 1 अल्फा यहाँ होगा और 2 अल्फा, 3 अल्फा बनेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे प्रोडक्ट में। मैं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख रहा हूं, अगर हाइड्रोजन यहां से जाएगा और डबल बॉन्ड यहां लगता है
तो यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो मुझे लगता है ये ज्यादा स्टेबल कंडीशन है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों जगह सेम है, तब भी आप जज कर सकते हैं कि उन दोनों में से किस जगह से हाइड्रोजन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके जाने से यहाँ जब डबल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन के पास होंगे। जबकि यहाँ जो 2 हाइड्रोजन, अगर ये चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे और इस डबल बॉन्ड के लिए यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एल्कीन में ज्यादा होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एलिमिनेशन होगा, ये वाला नहीं होगा। आरओ माइनस जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 9th ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करिए। यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है। यहां से जाएगा तो सेटजेफ बनेगा और यहां से जाएगा तो हॉफमैन बनेगा, पर यहाँ पे हॉफमैन ही बनेगा इसलिए क्योंकि जब यहाँ जो पाई बॉन्ड लगेगा वो इस पाई के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, रेजोनेंस में होगा। तो ये एक पहला केस हमें मिला जहां पे, है ना, सेटजेफ प्रोडक्ट जो है ना, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे अब तक जितने भी प्रोडक्ट बनाए सब सेटजेफ थे। ये तो खैर इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये सेटजेफ प्रोडक्ट था। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेटजेफ प्रोडक्ट है, ये भी सेटजेफ प्रोडक्ट था। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक ही अल्फा है। ये भी सेटजेफ प्रोडक्ट था, सेटजेफ प्रोडक्ट था, है ना, ये भी सेटजेफ प्रोडक्ट था। यहाँ आप डिसाइड नहीं कर सकते, सेटजेफ कह सकते हैं फिर भी। लेकिन यहाँ पर पहली बार मैं हॉफमैन इसलिए बनाया जा रहा हूँ क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड बनेगा वो इसके साथ, है ना, रेजोनेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा, है ना, मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा ऐसे, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 9 क्वेश्चंस कराए हैं आपको। अभी मेरे पास और 7 क्वेश्चन बचे हैं। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये अब तक जितने केस देखे थे उसमें हमने अगल बगल से हाइड्रोजन मूव किया था, लेकिन अगर कभी कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर्स दिख जाए तो फिर यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग हो जाती। ठीक है, यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये देखिए, यहाँ आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज प्लस आ जाएगी और फिर क्या होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए लोन पेयर यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा तो एक बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज भी होगी। और मजे की बात यह है कि H जब ये मूव कर जाएगा यहाँ से तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो कहीं पे अगर पी पाई बॉन्डिंग बन रही है तो जरूर बन जाएगी, ये चीज हो जाएगी। H प्लस यहाँ से निकल आएगा। तो ये कार्बोकेटाइन में सेटजेफ हॉफमैन बनने के बजाय यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग बन गई। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है ना, पी पाई बॉन्डिंग बन जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन आप जानते हैं अगर ये यहाँ चला गया और यहाँ डबल बॉन्ड लग गया तो ब्रिज कार्बन sp2 हो जाएगा। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में बताया कि ब्रिज कार्बन कभी भी sp2 नहीं होता है, इसको ब्रेडिट्स रूल कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था ब्रेडिट्स रूल। अगर आपको याद नहीं है तो आप जीओसी में जाके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भले ही सेटजेफ है और ये वाला भले ही हॉफमैन होगा, लेकिन यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बनना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि सेटजेफ प्रोडक्ट बनते ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ब्रिज कार्बन इसे कहते हैं इन दोनों को। ब्रिज कार्बन sp2 नहीं हो सकता। sp2 होने का मतलब उसे चपटा होना चाहिए, जो ना फ्लैट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ट्राइगोनल मतलब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो स्ट्रेन आ जाएगा। तो मैंने ब्रेडिट्स रूल एक्सप्लेन किया है, ब्रेडिट्स रूल यहाँ लगेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये ब्रेडिट्स रूल वायलेट करेगा, इसलिए यहाँ से चीजें जाएंगी। तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो है आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ से तो हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से जाने के बाद 2 लगातार डबल बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। तो यही एक ऑप्शन बचता है और ये जाने से बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज जो बनेगी, हाँ ये चीज जो बनेगी वो इसको ट्रोपोन कहते हैं। और ट्रोपोन जो है वो एरोमेटिक होता है, क्योंकि मैंने इसको भी एरोमेटिसिटी या जीओसी में सिखाया था कि अगर किसी एक बॉन्ड को तोड़ देने से कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा,
ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पाई पाई और पाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जब भी साइक्लिक रिंग में ना 6 to 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में होते हैं, वहां एरोमेटिसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एरोमेटिक, ये चीज जो है एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। एरोमेटिक हो जाएगी मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें डीलोकलाइज कर जाएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, O पे यहाँ माइनस हो जाएगा और ये चीज पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये यही हाइड्रोजन जाएगा ताकि ये एरोमेटिक बन सके। ये भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, यहाँ पे क्लोरोनियम आयन बन जाएगा और ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ पर ये चीज बन जाती है, क्लोरोनियम आयन बन जाएगा। तो ये एक्सेप्शन की तरह आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे क्लोरोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है, लेकिन यहाँ से अगर हाइड्रोजन आएगा तो 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये अगर मैं यहाँ रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड यहाँ ले लूं तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग बनने की संभावना है, और पी पाई बॉन्डिंग जहां भी अगर बनने की संभावना रहती है तो वहां बना दिया जाता है। तो इसको इधर ले आइए तो ये चीज इसमें चेंज कर जाएगी, पाई बॉन्ड प्लस OH प्लस, और फिर ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये चीज आपकी पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH प्लस हो जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर जाएगा। तो ये चीज जो है यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग बनने से ऑक्टेट इसका जो है कंप्लीट हो गया। जैसे अब तक कहीं भी रीअरेंजमेंट होता है, जैसे ना कहीं भी अगर रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया पी पाई जो है और उससे स्टेबिलिटी बन जाए। तो कहीं भी रीअरेंजमेंट होता है या सॉरी एलिमिनेशन होता है तो ध्यान इस बात का देना है कि अगर पी पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इस जगह का हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ का भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सभी एलिमिनेशन रिएक्शन मैं लिखना भूल गया इसमें कि यहाँ पे सब में RO माइनस हीट होगा, कोई बेस होगा B माइनस और हीट है, या B माइनस और हीट होगा, सब में ऐसा ही है, ठीक है। सब में B माइनस और हीट है, B माइनस और हीट होगा, B माइनस और हीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा और फिर ये टॉटोमराइज कर सकता है। मैं कहना क्या चाहता हूं आप समझिए। तो ये सब ऐसे केसेस हैं जहां आपको करके ही पता चलेगा कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैंने रेजोनेंस किया, ये पाई यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे OH है, H है, फिर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आ जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड और यहाँ जो है OH लग जाएगा। अब ये इनॉल है, ध्यान दीजिएगा, इनॉल है और इनॉल से ज्यादा स्टेबल होते हैं कीटो, है ना। तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म हो जाएगा, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म मैंने आइसोमरिज्म में पढ़ाया है, जिसमें है ना 3 स्टेप होते हैं। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा फर्स्ट, फिर ये टूटेगा सेकेंड और फिर हाइड्रोजन यहीं आके जुड़ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ये चीज जो है ऐसे बन जाएगी आपकी, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया यहाँ नेगेटिव और ये H आके जुड़ जाएगा यहाँ और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये चीज आपकी फाइनली बन जाएगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन पे। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट करूंगा तो यहाँ जो पाई बॉन्ड लगेगा उससे ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक चीजें काफी अनस्टेबल मानी जाती हैं। तो इसलिए है ना, भले ही यहाँ 3 हाइड्रोजन है और ये हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, भले ही यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये सेटजेफ होगा, पर यहाँ पे हॉफमैन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला आएगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा।
तो यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइंस का इस लेक्चर में मैंने आपको कार्बोकेटाइंस के रिएक्शंस बता रहा हूँ, और रिएक्शंस में मैंने आपको दो रिएक्शंस बताए, एक कि कार्बोकेटाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया, और दूसरा मैंने सिखाया कार्बोकेटाइंस जो हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं। अब तीसरा, और उस एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने 15-16 क्वेश्चन किए। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और फॉरमोस्ट रिएक्शन है ना, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी देते हैं। आइए देखते हैं कैसे।